तो शुरू करें। नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले डालते हैं नजर आज की खबरों पे। आज का पहला खबर है, सीबीएसई इंट्रोड्यूसेस बाय एनुअल बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस इन ए ईयर फॉर क्लास 10 फ्रॉम 2025-26। ठीक है, सीबीएसई ने 2025-26 से क्लास 10th के लिए क्या द्विवार्षिक बोर्ड परीक्षाएं शुरू की। मतलब कि वर्ष में 2 बार, यानी बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस ए ईयर। ठीक है, मतलब कि बोर्ड का एग्जाम वो साल में 2 बार लेगा। मतलब एक ही जो बच्चा, मान लो कि मैं 10th में पढ़ रहा हूं तो मेरे बोर्ड का एग्जाम 2 बार होगा। एक बार मान लीजिए कि मेरा नंबर कम आ गया, ठीक है, तो मैं दोबारा दे सकता हूँ साल में, उसी साल में। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखिए, पहला जो होगा वो सबके लिए मैंडेटरी होगा। ठीक है, मैंडेटरी मतलब कि आवश्यक होगा, सब देगा ये एग्जाम। ठीक है, दूसरा एग्जाम जो होगा वो ऑप्शनल होगा, मतलब जिसका मन होगा देगा, जिसका मन होगा वो नहीं देगा। ठीक है, अगर जिसका नंबर लगे कि मेरा कम है वो दोबारा दे सकता है, जिसका नंबर लगे कम नहीं है या फेल है, पास होने के लिए दोबारा वो दे सकता है। जो फेल है वो पास होने के लिए दोबारा तो देगा ही। अब ऐसे भी स्टूडेंट हो गए जिनका लगता हो कि नंबर मेरा कम है, मेरा नंबर और आना चाहिए, तो वो बच्चे भी दे सकते हैं, जो ऑप्शनल होगा। ठीक है ना, ये तो पहला जो है मैंडेटरी होगा, दूसरा क्या होगा, ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो किसने डिसीजन लिया है? सीबीएसई ने। सीबीएसई कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखिए इसका अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई का अध्यक्ष, अध्यक्ष बोले तो चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन कौन है? राहुल सिंह। ठीक है, राहुल सिंह सीबीएसई के अभी क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इस खबर में इतना ही। आगे देखिए, इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन ए ज्वाइंट डिक्लेरेशन एट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन क्विंडाओ, चाइना। भारत ने चीन के किंगडाओ में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। देखिए, मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को कि कौन ये हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, ये कहाँ गए हैं? चाइना। ठीक है, बहुत सारे जो क्या कहते हैं, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो जो देश शामिल है, सारे देश के रक्षा मंत्री कहाँ है? चाइना में है। ठीक है, और वहां पे क्या हो रहा है? बैठक हो रहा है इनका। उस बैठक में कोई क्या कहते हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने से किसने इनकार कर दिया है? तो हमारे रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह। ठीक है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ना, तो किंगदाओ में जो संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र, क्या है? संयुक्त घोषणा पत्र, और उस पर हस्ताक्षर करने से कौन मना किया है? राजनाथ सिंह। ठीक है, इनको उनके इनके हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के लिए कुछ उसमें कुछ उस घोषणा पत्र में हमारे देश के अनुकूल नहीं होगा कुछ, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। सीधी सी बात है। चलिए आगे। भारत की जानवी दंगेती 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेगी। देखिए, ये है जानवी दंगेती। ठीक है, जानवी दंगेती आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, ये मात्र अभी 21 साल की है। ठीक है ना, इनको 2029 में स्पेस में भेजा जाएगा। ठीक है ना, उस मिशन का नाम है टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन। ठीक है, टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन। इस मिशन के लिए जानवी दंगेती को चुना गया है और 2029 में कहा जाएंगे अंतरिक्ष में। ठीक है, और ये पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेगी।
ठीक है ना। जानवी दंगेती क्या बनेंगी, फर्स्ट इंडियन ऑन द टाइटन स्पेस मिशन। ठीक है, ये हमारे देश के लिए काफी अच्छी बात है। अभी शुभांशु शुभांशु शुक्ला जो है, जो अंतरिक्ष में गए हुए हैं, ठीक है, वो एक अलग मिशन पे, एक्सियोम 4 मिशन जिसको कहा जाता है, एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है, ये नासा द्वारा, नासा द्वारा। ठीक है ना, ये एक स्पेस एजेंसी है, कहाँ का, यूएसए का। ठीक है, ये भी नासा, इनको भी नासा ही भेजेगा 2029 में। ठीक है, तो ये हमारे स्पेस से रिलेटेड जितने भी अभी आज के डेट में, अभी करंट में जो भी जितने भी अच्छा घटित हो रहा है, घटना जो है घटित हो रहा है, वो काफी हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा घटना है घटित हो रहा है। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड। ठीक है ना, तो चलिए इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, जानवी दंगेटी। ठीक है, बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन टाइटन स्पेस मिशन इन 2029। चलिए आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड ए डिटेल कास्ट सेंसस इन विच स्टेट। भारत सरकार ने किस राज्य में विस्तृत जनगणना की घोषणा की है। देखिए, भारत सरकार ने इससे पहले, ये तो भारत सरकार ने किया है। ठीक है, इस न्यूज से पहले आपको एक न्यूज बताता हूं, हमारे बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है। ठीक है, जातीय जनगणना हो चुका है, उसका कुछ मेरे पास कुछ रिपोर्ट है, आपको दिखाना चाहूंगा मैं। ठीक है, आते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारे बिहार में किसकी कितनी आबादी है। आप देखेंगे, ये रिपोर्ट जो है, ये हमारे बिहार में जातीय जनगणना के आधार पर सेंसस हो चुका है, जनगणना हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हमारे बिहार में पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितनी है, 27.12%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01। अनुसूचित जाति 19.65, 19.65 यानी 19.65%। अनुसूचित जनजाति 1.68, 1.68%। ये इतना कम क्यों दिखा रहा है अनुसूचित जनजाति का, क्योंकि जितने भी अनुसूचित जनजाति थे वो कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए, तभी जनजाति हमारे यहाँ बहुत ही कम है। सामान्य वर्ग कितने हैं, 15.52%। कुल आबादी कितनी है, 13 करोड़ से ज्यादा। बिहार में आप देखिए धर्म के अकॉर्डिंग धर्म की कितनी आबादी है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, हिंदू धर्म में 81.99% है। मुस्लिम कितने हैं, 17.70 यानी 17.70%। ईसाई कितने हैं, तो 0.05%, 0.05% ईसाई की जनसंख्या है। सिख कितने हैं, तो 0.01% है। बौद्ध कितने हैं, तो 0.08%। ठीक है, ये तो हो गया हमारे धर्म के नाम पे आबादी। अब आइए देखते हैं जाति के आधार पे। देखिए किस जाति की कितनी आबादी, तो देखिए ब्राह्मण है 3.67%, राजपूत कितने हैं 3.45%, भूमिहार 2.89, कायस्थ 0.60%, यादव सबसे ज्यादा है हमारे बिहार में 14.26%, कुशवाहा 4.27%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, मुसहर 3.08, सोनार 0.68%, मलाह 2.60%, बढ़ई 1.4%, कुम्हार 1.4%, पासी 0.9%, धोबी 0.8%, मोची चमार रविदास 5.2%। तो ये रहा आप लोगों का क्या कहते हैं जातीय जनगणना के अकॉर्डिंग कितने परसेंट कौन सी जाति में कितने परसेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और कहाँ पे कौन से धर्म में कितने लोग, मतलब कितने परसेंटेज लोग हमारे बिहार में रहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका आंकड़ा। चलिए आते हैं विषय वस्तु पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यही था, भारत सरकार ने किस राज्य में विस्तृत जाति जनगणना की घोषणा की है, तो देखिए इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी आप लोगों को दिखाया मैं बिहार का जितने भी जनगणना था, वैसे ही सेम हमारे हिमाचल प्रदेश में भी होने की संभावना है। ठीक है, लेकिन इस जनगणना का विस्तृत जनगणना की घोषणा किसने किया है,
भारत सरकार ने। लेकिन हमारा वाला जो जनगणना था, जो बिहार का जनगणना था, वो बिहार सरकार ने खुद से कराया था। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, देखिए, कब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश में का सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश का सीएम, सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। बताया था मैं आप लोगों को पहले भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, ठीक है ना। ये रहा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीजें था, तथ्य बता दिया आप लोगों को। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में इतना ही। आगे, निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन चक्र 5, ये 5 है, ठीक है, ऑपरेशन चक्र 5 लॉन्च किया है? ठीक है, ये है क्या ऑपरेशन चक्र 5? देखिए, ऑपरेशन चक्र 5 जो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की क्यों जरूरत पड़ती है? साइबर सिक्योरिटी की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि आजकल बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बहुत नाना प्रकार के फ्रॉड आ चुके हैं। साइबर फ्रॉड में ही, ठीक है, मतलब फोन कॉल पे आप लोगों को कॉल करके धमकी दे दिया जाता है। ठीक है, लिंक भेज दिया जाता है, ओटीपी भेज दे के पैसा निकाल लिया जाता है। तो बहुत सारे फ्रॉड है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड। आपके यूपीआई से पैसे निकाल लिया जाता है, कुछ भी कह के। ठीक है, डिलीवरी के नाम पे भी कि हम आपके सामान में ये चीजें है, नाना प्रकार के। अब क्या क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत सारी चीजें है। ठीक है ना, तो ये किसने किया है? तो सीबीआई ने। किसने लॉन्च किया है? सीबीआई ने। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब इसका, अभी देखिए, इसका भी एक कहानी है। ठीक है, जब सीबीआई का गठन हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम गठन इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी? सीबीआई के गठन के बाद जब सीबीआई बन गया, एक कमिटी ने इसको डिसाइड किया था। कमिटी का नाम है संथानम। ठीक है, संथानम। संथानम कमेटी के सिफारिश पे सीबीआई का गठन हुआ था। सीबीआई का गठन गठन संथानम कमेटी के द्वारा के द्वारा गठन किसका हुआ था? सीबीआई का। ठीक है, जब गठन हुआ था तो उस टाइम ये सरकार के अंडर चला गया था। मतलब ऐसा लगता क्या था, सरकार की मतलब लोगों को लगने लगा कि सीबीआई जो है ये सरकार के लिए काम कर रही है पूरी तरह से, मतलब सरकार के अंडर आ गई है। ठीक है, तो इसको जब ये बात जब कोर्ट तक गई तो कोर्ट ने इसको बोला था केज्ड पैरट। केज्ड पैरट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, केज्ड, ये जो है सेंटेंस किसके लिए यूज किया गया है? केज्ड पैरट सीबीआई के लिए। ठीक है ना, सीबीआई के लिए, मतलब कि पिंजरा वाला तोता, तोता है लेकिन पिंजरा में है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, पिंजरे वाला तोता। ठीक है, इसका डीजी कौन है? प्रवीण सूद। ठीक है ना, प्रवीण सूद, डायरेक्टर जनरल सीबीआई का। डीजी, डायरेक्टर जनरल प्रवीण सूद। प्रवीण सूद। ठीक है, डीजी सीबीआई का अभी फिलहाल है। इसमें इतना ही। ठीक है, आगे।
डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DPIP, ठीक है, DPIP किस संस्था की एक पहल है, पहल है, ठीक है, किसकी है? सेबी की, आरबीआई की, एसबीआई की, सिडबी की, आरबीआई की, ठीक है। ये जो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है, ये किसकी है? ये आरबीआई की पहल है, ठीक है। आरबीआई का अभी गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा, ठीक है ना। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरबीआई का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, ठीक है, मुंबई। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। डिजिटल पेमेंट के इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म किसने? तो आरबीआई ने, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सेबी, सेबी इसमें नाम होगा एक, सेबी, ठीक है। सेबी जो है, सेबी जो है, सेबी के जो अध्यक्ष है अभी, अध्यक्ष जो रिसेंट में चेंज हुए है, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे, ठीक है, तुहिन कांत पांडे। इसमें कोई ज्यादा नहीं, अब इतना ही है। आगे, किस देश ने आईएईए के साथ सहयोग निलंबित कर दिया है? किस देश ने आईईए के साथ सहयोग निलंबित कर दिया है? ठीक है, ये है क्या? आईएईए क्या है? आईईए जो है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एटॉमिक, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, परमाणु से रिलेटेड है, एटॉमिक से रिलेटेड है, तो क्या हो सकता है? अभी आप लोगों को पता है कि एक देश है जिसका नाम है ईरान, ईरान देश है, उसका एटॉमिक जो उनका जो परमाणु परमाणु क्या कहते हैं, परमाणु का जो केंद्र था जहां पे वो लोग क्या कर रहे थे, परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया को, या कह लो, या उसको बहुत दिन से बना रहे थे या बनाने वाले थे, वहां पे क्या किया, अमेरिका वालों ने आकर बम पटक दिया, ठीक है। और ये जो खबर जो होती है, जो कौन सा देश कौन सा परमाणु पे काम कर रहा है, ठीक है ना, उसमें कौन सा मतलब एटॉमिक एनर्जी पे काम कर रहा है, ये सब इनको पता होता है, ठीक है। कहाँ काम कर रहा है, ये वाली सारी चीजें इनको पता होती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ अब अब ये लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका के इन लोगों ने रोका क्यों नहीं? कौन? तो ईरान। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ईरान। ईरान जो है इस सहयोग से क्या कर दिया, निलंबित कर दिया है। मतलब ये कह रहा है कि हम आपके जिस ये एजेंसी है, हम आपके एजेंसी के अधीन अब कोई भी काम नहीं करेंगे, हम आपके एजेंसी के अंतर्गत हम नहीं आते हैं। कौन बोला? ईरान ने, ठीक है। ईरान ने साफ मना कर दिया, निलंबित कर दिया है सहयोग से, ठीक है। किसके? आईएईए के। आईए क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ईरान, ईरान की बात आ रही है। ईरान ने कौन सा चलाया था ऑपरेशन? टू प्रॉमिस थ्री, टू प्रॉमिस थ्री, ठीक है। इजराइल ने कौन सा चलाया था? राइजिंग लायन। यह इनका ऑपरेशन का नाम है, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चलाया था, ठीक है। राइजिंग, राइजिंग लायन, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चलाया था, ठीक है ना। राइजिंग लायन किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा, ठीक है। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात आ रही थी, इसका हेड में बताया था आप लोगों को परसों के क्लास में, ठीक है। परसों के क्लास में इसका हेड बताया था आप लोगों को, हेड राफेल ग्रोसी, ठीक है, राफेल ग्रोसी, राफेल ग्रोसी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में, एक यूरोपियन कंट्री है ये, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही।
भारतीय सर्वेक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? भारतीय सर्वेक्षण सम्मेलन का 2025 का आयोजन उत्तराखंड। कहाँ हुआ? उत्तराखंड। ठीक है। भारतीय भारतीय सर्वेक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? 2025 उत्तराखंड में हुआ। ठीक है। देखिए क्यों हुआ यहाँ पे, तो भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में है। ठीक है ना। भारतीय सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में हुआ। भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? देहरादून में, इसलिए हुआ। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बात आ रहा है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या हुआ है? 38 नेशनल गेम। ठीक है, अभी खत्म हुआ है जस्ट कुछ दिन पहले। यूनिफॉर्म पहला राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, को लागू किया है। यूसीसी यानी यूसीसी को लागू किया है कौन? उत्तराखंड। अनुच्छेद कौन से में आता है? ये अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्या है इसमें? 38 नेशनल गेम हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या हो सकता है? उत्तराखंड में आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बताया, जिसका नाम नेशनल पार्क, जिसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, उसको रीनेम करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना दिया। और क्या है उत्तराखंड में? क्या बताया आप लोगों को उत्तराखंड में? हाँ, नशा मुक्ति नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है धामी अभियान। ठीक है, धामी अभियान। ठीक है ना। ये थोड़ा नजदीक से दिखता है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है मुझे बार बार। क्या क्या लिख दिया, क्या क्या रह गया। ठीक है, 38 नेशनल गेम देखिए उत्तराखंड में, 38 नेशनल गेम। दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। इसको सबसे पहला राज्य कौन, किसने? उत्तराखंड ने इसको लागू किया है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है। नशा मुक्ति के लिए एक धामी अभियान चलाया गया है। ठीक है, कहाँ चलाया गया है? उत्तराखंड में ही। ठीक है, ये भारतीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? देहरादून में। और किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण मंत्रालय में। और इन्होंने ही भारतीय सर्वेक्षण सम्मेलन 2025 किया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए आगे। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा? देखिए मैंने आप लोगों को बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, कहाँ हुआ है? बिहार में। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ हुआ है? दीव में। ठीक है, अब क्या करें? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये कहाँ होगा? राजस्थान के कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में होने वाला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, कहा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की बात आ रही है तो कुछ दिन पहले राजस्थान में कौन गया था? नरेंद्र मोदी। कहाँ पे? करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर कहाँ पे है? यहीं पे है। और क्या? रणथंबोर टाइगर रिजर्व। थंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में ही है, भरतपुर। ठीक है, करणी माता मंदिर राजस्थान में ही है। और रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कब हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण 2018 में हुआ था। ठीक है, देखिए राजस्थान कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेजबानी करेगा? यानी कब होगा? देखिए ये जो होगा
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो ये होगा आपका नवंबर में स्टार्ट होगा, नवंबर 2026 में आने वाला अपकमिंग है, ठीक है ना, इसको याद रखना आप लोग। आगे, इफ्को ने पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित किया है? इफ्को ने पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में, तो ब्राजील में किया है, ठीक है, ब्राजील में किया है। अब इफ्को, इफ्को का कोई फुल फॉर्म बताएगा, किसी को याद है? हम्म, यही होना चाहिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इफ्को, IFFCO, ठीक है। इफ्को ने पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में, तो ब्राजील में, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कहाँ बना रहा है? ब्राजील में। पहला क्या? नैनो उर्वरक संयंत्र, ठीक है, यानी इफ्को सेट्स अप फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन विच कंट्री, मतलब कि अपना ये फर्टिलाइजर का, नैनो फर्टिलाइजर का प्लांट कहाँ बनाने जा रहा है, तो ब्राजील में, ठीक है। अब ब्राजील की बात हो रही है, ब्राजील ब्राजील में क्या हुआ था, रिसेंट की बात है, पढ़ाया मैंने आप लोगों को, बहुत बार बोल चुका हूं मैं, ठीक है। अभी कोई सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, ब्राजील में। तो ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम है, ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम है ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है ना, ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है। अभी ब्राजील में हो रहा है, ठीक है ना। ब्राजील जो है वर्ल्ड के, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी उगाने वाला, सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला, सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला देश, ठीक है, कौन है? ब्राजील है, ब्राजील है सबसे ज्यादा कॉफी उगाने वाला, प्रोडक्शन। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम, प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति, लूला दा सिल्वा, लूला दा सिल्वा, ठीक है, यही नाम है इसका। कौन है ये? यहाँ के राष्ट्रपति, कहाँ का? ब्राजील का, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही। आगे, भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? देखिए, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, भारत के पहले तितली अभयारण्य, हम आज तक अभी टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, यही सब पढ़ रहे थे, लेकिन देखिए आज पहली बार तितली अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तितली, देखिए तितली से आ रहा है, मुझे लग रहा है इसका आंसर केरल होना चाहिए। केरल ही होगा, ठीक है ना। भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन केरल राज्य में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सीएम यहाँ के कौन है? सीएम, सीएम कौन है? पी विजयम, ठीक है, पी विजयम यहाँ के सीएम है, ठीक है। एक यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ, उसका नाम क्या है? एरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटक में ही है, ठीक है, सॉरी केरल में। एरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल है, केरल में ही है। और क्या है केरल में? केरल में और क्या हो सकता है केरल में?
सबरीमाला टेम्पल कहाँ है? सबरीमाला, सबरीमाला। पहले भी बताया था मैं आप लोगों को, सबरीमाला मंदिर यहीं पे है। और क्या बताया था? पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। आप लोग इसमें तीन चार बातें याद रखना। आप लोग, केरल का सीएम कौन है? पी विजयम, ठीक है। केरल में ही एरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पे ही, यहीं पे केरल में ही सबरीमाला का मंदिर है। और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में ही। चलिए आगे। किस राज्य में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की 14वें संस्करण का आयोजन होगा? क्वेश्चन है, किस राज्य में FIH हॉकी, ठीक है ना, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन होगा? तो देखिए, ये जो संस्करण है ये अभी आयोजन होने वाला है। और कहाँ होगा ये? तो जहां भी होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है। ठीक है ना। और तमिलनाडु में इसका आंसर होगा, तमिलनाडु, ठीक है ना। कहाँ होगा ये आयोजित? तो तमिलनाडु में, इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। और ये कब होगा? ये इस साल के लास्ट में, नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। नवंबर दिसंबर में ये होगा। और तमिलनाडु के जो बात आ रहा है तो इसका कैपिटल क्या है तमिलनाडु का? चेन्नई। कैपिटल चेन्नई में ही होगा, चेन्नई। ये जो अंडर क्या कहते हैं, 14वें संस्करण का आयोजन जूनियर विश्व कप पुरुष का, जो जूनियर विश्व कप होगा, ये कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। तमिलनाडु की कैपिटल क्या नाम क्या है? चेन्नई है। देखिए, तमिल भाषा आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तमिल लैंग्वेज, तमिल भाषा, ये भारत का पहला क्लासिकल लैंग्वेज है। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, पहला क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल भाषा तमिल है, ठीक है। तमिल है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया तमिल। इसमें इतना ही, ठीक है। आगे। पंचायती राज मंत्रालय नाम किस राष्ट्रीय पहल के बैनर तले प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, TOT, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम अंडर द बैनर ऑफ विच नेशनल इनिशिएटिव? तो देखिए, इसका आंसर होना चाहिए आजादी का अमृत महोत्सव। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव, आजाद तो हम लोग 1947 में ही हो गए थे, ठीक है ना। आजादी का अमृत महोत्सव इसका नाम क्यों दिया गया, ठीक है। तो आजादी के 75वां साल, 75वां साल, 75वां साल पर हमने क्या मनाया था? आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग पंचायती राज मंत्रालय नाम किस राष्ट्रीय पहल के बैनर तले तो प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर शुरू, इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए, पंचायती राज से आ रहा है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, यही है। आगे। कैंडिडा ट्रॉपिकलिस क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? देखिए, कैंडिडा ट्रॉपिकलिस जो है एक तरह से क्या है? फंगस है, ठीक है ना। कैंडिडा ट्रॉपिकालिस, कैंडिडा ट्रॉपिकालिस देखना है आप लोगों को, कैंडिडा ट्रॉपिकालिस। चलिए दिखाते हैं।
शायद नेट नहीं चल रहा है, दिखाता आपको। ठीक है, क्या देखेंगे आप लोग? फंगस क्या देखेंगे? फंगस में क्या दिखेगा? व्हाइट व्हाइट दिखेगा, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे घर पे रात को 2 दिन या 3 दिन तक रोटी छोड़ देंगे आप लोग ना, रोटी या कुछ भी कोई भी चीज, तो उसमें ना उसके ऊपर रोटी हो या कोई खाने की कोई भी चीज हो, उसके ऊपर ना एक व्हाइट कलर का एक परत जम जाता है। ठीक है ना, हम लोग कहते हैं सड़ गया है, चाहे गल गया है, सड़ गया है, महक रहा है। ठीक है ना, तो उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का जो एक अलग से फंगस आ जाता है, उसको फंगस ही कहते हैं। वही फंगस होता है। ठीक है ना, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, वही फंगस है। ठीक है जो व्हाइट कलर का दिखता है आप लोगों का, उसी को फंगस कहते हैं। तो कैंडिडा ट्रोपिकलिस क्या है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, तो ये फंगस है एक तरह से। ठीक है, फंगस आदमी आदमी के हाथ पैर में भी लग जाता है। ज्यादा देर आप लोग पानी में रहेंगे तो फंगस आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो व्हाइट व्हाइट कलर के हो जाते हैं। बाद में वो काफी पेनफुल कर देता है आप लोगों को, मतलब कि आपके हाथ पैर क्या व्हाइट कलर, आप देखेंगे कि ज्यादा देर पानी में रहेंगे तो आप लोग को आपका हाथ और पैर व्हाइट पड़ जाता है। ठीक है, तो वो एक तरह से मिट्टी के में रहने वाला एक फंगस है, जो आपके बॉडी में चला जाता है। बाद में आपको वो क्या करता है, ज्यादा परेशान करता है, जिसके चलते आपको मेडिसिन भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही है। आगे मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम किस व्यापक योजना का हिस्सा है? देखिए ये जो है पीएम आशा के, ये पीएम आशा एक स्कीम है, सॉरी पीएम आशा के अकॉर्डिंग है ये स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम किसके लिए है? ये किसानों के लिए है, किसानों के लिए है। ठीक है, मूल्य सपोर्ट स्कीम किसके लिए बनाया गया है? तो किसानों के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, प्राइज आशा में, सॉरी पीएम आशा में, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, अन्नदाता, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्राइम मिनिस्टर अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें है क्या, मूल्य समर्थन योजना। ठीक है ना, ये किसानों के लिए है। इसमें क्या किया जाएगा, उनके मूल्य, उनके जो खेती करेंगे उसके मूल्य को क्या करेंगे, उनके उनके अकॉर्डिंग, उनके ऐसा कह लीजिए, मान लीजिए कि एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा जिससे उनको ज्यादा घाटा ना हो। ठीक है, किसको? किसानों को। इसी तरह से देखिए आप लोग पीएम उड़ान है, पीएम उड़ान ये जो है, ये फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए, मतलब ऐसी जगह जगह जहाँ के लोग फ्लाइट को देखा नहीं है, वहां फ्लाइट यानी एयरपोर्ट पहुंचाने का एक पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का एक योजना है। ठीक है, एक तो फ्लाइट कनेक्टिविटी होगा और दूसरा क्या होगा, प्राइस जो होगा, मतलब कि फ्लाइट में, जहाज में, एरोप्लेन में यात्रा करने का जो प्राइस कॉस्ट होगा वो काफी लो होगा। प्राइस जो होगा लो होगा, यानी प्राइस कम होगा, कम होगा। ठीक है, ये पीएम उड़ान के तहत है। ये पीएम आशा क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, किसके लिए बनाया गया है? किसानों के लिए। ठीक है, चलिए आगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी की बातें अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, अलग अलग अच्छे अच्छे, मतलब कि जो भी घटना घटित हो रहा है, अच्छे बुरे जो भी है, वाट एवर एक्स वाई जेड, सारे आपको मैं बताने के लिए यहाँ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।